हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं स्वतंत्रता के बारे में कि स्वतंत्रता क्या होती है, इसके अर्थ और परिभाषा क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करके दें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्वतंत्रता के विषय में। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता जो है वो मानव जीवन की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में न तो कोई व्यक्ति, न तो कोई देश और ना ही कोई सरकार अपना विकास कर सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता विकास के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो व्यक्ति की विकास की बात करें, चाहे हम किसी सरकार की विकास की बात करें या किसी देश की विकास की बात करें, उसके लिए स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता जो है वो नए नए विचारों के विचारों के का मुख्य स्रोत होता है। स्वतंत्रता नई नई खोजों का मुख्य स्रोत होता है। आप जितने भी बड़े बड़े लेखकों को पढ़े होंगे, जितने भी किताबों को आपने पढ़ा होगा, उनके किसी लेखक के विचार को आपने पढ़ा होगा, आप कल्पना करके देखिए यदि उनके ऊपर बाउंडेशन होता, उनके ऊपर प्रतिबंध होता, वो स्वतंत्र ना होते तो क्या वो ऐसे विचार दे पाते? अगर वास्को डी गामा को स्वतंत्रता ना होती तो क्या वो भारत के लिए नए जलमार्ग की खोज कर पाता? उत्तर होगा कदापि नहीं। तो स्वतंत्रता जो है वो नए नई चीज़ों के खोज का मार्ग प्रशस्त करता है। स्वतंत्रता हमारे बौद्धिक विकास के, हमारे सांस्कृतिक विकास के, हमारे नैतिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और स्वतंत्रता यदि हमारे पास नहीं है तो हमारी ज़िंदगी गुलामों की तरह हो जाएगी। इसीलिए व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर स्वतंत्रता की बातें करते रहते हैं, स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार से, समाज से, देश से, सरकार से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो वास्तव में आखिर स्वतंत्रता होती क्या है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता का सही अर्थ होता क्या है। क्या बिना कोई प्रतिबंध को व्यक्ति को आज़ादी दे दी जाए, यानी प्रतिबंधों के अभाव को हम स्वतंत्रता कहेंगे कि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध न लगाया जाए, वो जैसा मनमर्जी कार्य करना चाहे वैसा कार्य करने की उसको आज़ादी हो, इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे? या स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध होना जरूरी है? अब प्रतिबंध होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी को जानेंगे कि वास्तव में सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता होती क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के संबंध में दो दृष्टिकोण हमारे सामने रखे हैं। पहला है स्वतंत्रता का उदारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, स्वतंत्रता का उदारवादी दृष्टिकोण जो है, इसमें अंतर्गत हमको स्वतंत्रता के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वतंत्रता हमको दिखाई देती है, दूसरा जो है सकारात्मक स्वतंत्रता दिखाई देती है। और स्वतंत्रता को यदि वास्तव रूप में हमको समझना है तो स्वतंत्रता के हमको उदारवादी दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वतंत्रता के उदारवादी दृष्टिकोण को आप समझ लेंगे तो आप स्वतंत्रता के सही अर्थ को जान जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए स्वतंत्रता का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है? स्वतंत्रता के उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने कहा कि आपको स्वतंत्रता के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वतंत्रता, पहला पहलू है नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता को हम औपचारिक स्वतंत्रता या निषेधात्मक स्वतंत्रता भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निषेधात्मक मतलब भी नकारात्मक होता है। तो आप शब्दों का हेरफेर करके क्वेश्चन बनाते हैं, और हम अगर शब्दों के उसके पर्यायवाची शब्द को नहीं समझते रहते हैं तो क्वेश्चन हम जानते हुए भी गलत कर देते हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए, इसके जो अन्य नाम, पर्यायवाची नाम है, उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? या तो उसको हम औपचारिक स्वतंत्रता भी कहते हैं या निषेधात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में फ्रेंड्स लॉक का नाम, बेंथम का नाम, मिल, स्पेंसर, एडम स्मिथ, टॉकविल, डेविड रिकार्डो, ये जो नाम बताए गए हैं ये वो नाम हैं जो कि नकारात्मक उदारवाद से संबंध रखते हैं या व्यक्तिवाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद यानी व्यक्तिवाद ही है। तो नकारात्मक उदारवादी या व्यक्तिवादी जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और जो न उदारवादी जो है, न उदारवादियों में आप देखिए बर्लिन है, फ्रीडमैन, हेयक है, नाजिक है, ये न उदारवादी भी नकारात्मक स्वतंत्रता की ही बात करते हैं, इसी का समर्थन करते हैं।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में होती क्या है। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता को समझने के लिए थोड़ा हम स्वतंत्रता शब्द को समझते हैं कि वास्तव में ये शब्द क्या बोलता है। शब्द क्या बोलते हैं, देखिए किसी भी चीज़ के शब्द जो है वो बोलता है, शब्द का अर्थ होता है कुछ। तो ये स्वतंत्रता जो शब्द लिखा गया है वास्तव में इसका अर्थ होता क्या है, पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता को हम अंग्रेजी में लिबर्टी पढ़ते हैं। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। और लिबर्टी जो ये शब्द है फ्रेंड्स, ये लैटिन भाषा के शब्द से निकला हुआ है। और लैटिन भाषा किस शब्द से निकला हुआ? लीबर शब्द से। इसको लीबर भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको लाइबर भी मिलता है, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा का लिबर्टी जो है वो अंग्रेजी शब्द है। लिबर्टी जो है अंग्रेजी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लीबर से निकला है, या इसको लाइबर कह सकते हो, इससे निकला हुआ है। लाइबर का अर्थ क्या होता है? बंधनों का ना होना, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। प्रतिबंधों का अभाव का मतलब व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। वो जैसा कार्य करना चाहे, उसकी मर्जी जिस प्रकार से कार्य करना की हो, उस कार्य को करने की उसको आज़ादी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। जैसा कि आप देखिए, J.R. ह्यूकस ने लिखा है, विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो, वो कुछ करने में वह समर्थ हो, उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से बंधे ना हो। तो ह्यूकस क्या कह रहे हैं? ह्यूकस यही कह रहे हैं कि विवेकशील कर्ता यानी व्यक्ति जो कुछ भी करना चाह रहा है, जो कुछ उसको अच्छा लग रहा है, उस जो कुछ करने में वो समर्थ है, उसको वो करने दिया जाए, उसको अपने मनमर्जी के अनुसार कार्य करने दिया जाए, उसके कार्यकलाप पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। तो इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। यानी नकारात्मक स्वतंत्रता यह मानता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार राज्य की भूमिका क्या होगी? तो ये कहते हैं कि राज्य को कुछ नहीं करना है, सामाजिक व्यवस्था जो बन गई है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का राज्य को नियंत्रण नहीं रखना है, उसको यह भी नहीं देखना है कि स्वतंत्रता का लाभ वास्तव में कौन लोग पा रहे हैं। क्या स्वतंत्रता सब लोग स्वतंत्रता का लाभ उठा ले रहे हैं कि नहीं उठा ले रहे हैं? राज्य को यह भी नहीं देखना है। स्वतंत्रता को लाभ जो है चाहे समाज के कुछ वर्ग उठाएं, चाहे समाज के सभी वर्ग उठाएं, चाहे कोई निर्धन हो जाए, असहाय हो जाए, अपंग हो जाए, राज्य को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी है। यानी कुल मिलाकर के ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध न लगाओ, व्यक्ति जो कुछ करना चाहे उसको करने की आज़ादी हो। इसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ मिल का स्टेटमेंट लिखा गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम जो है इसके समर्थकों पे है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। यानी राज्य यदि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाता है तो वो एक तरह से दोष है, बुराई है। प्रतिबंध के रूप में हर प्रतिबंध दोष है। और बीच में इसका स्टेटमेंट और है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, डाट डाट करके लिखा है कि लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ना उन्हें नियंत्रित करने से बेहतर है। यानी कि व्यक्ति को नियंत्रित करने से बेहतर है कि उनको उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए, जैसा करना चाहे वैसा करें। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के एक लाइन में कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न रहे। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, स्टेटमेंट है वो भी देखिएगा, इनके समर्थकों को आप विशेष रूप से देखिएगा। ये जो नव उदारवादी है, ये बर्लिन, फ्रीडमैन, हेयक, नाजिक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जो व्यक्तिवादी है नकारात्मक उदारवादी, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी देखिएगा। ये लैटिन भाषा का लाइबर शब्द से है निकला हुआ है, ये भी आप अच्छे से देखिए। मतलब इसका एक एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम समझते हैं कि स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता को फ्रेंड्स हम लोग तात्विक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। जिस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता को निषेधात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता के नाम से हम जानते हैं, उसी तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता का एक अन्य नाम है जिसको हम तात्विक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में रूसो का नाम, ग्रीन, कांट, हीगल, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियो स्ट्रास और मैकफर्सन प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक में आते हैं, कौन नकारात्मक में आते हैं। तो इसको आप समझे रहेंगे तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको नकारात्मक स्वतंत्रता बताया। नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा जो है वो न्याय संगत फ्रेंड्स नहीं है, ना ही यह व्यवहारिक है। नकारात्मक स्वतंत्रता ये कहता है कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, यानी प्रतिबंधों के अभाव को यह स्वतंत्रता मानता है।
लेकिन यदि बताइए, अगर समाज में किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो तो क्या होगा? समाज में धनिकों के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, सबलों के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, निर्धन असहाय सबको खुला छोड़ दिया जाए प्रतिस्पर्धा करने के लिए, तो परिणाम क्या होगा? तो क्या यह संभव नहीं है कि जो धनी वर्ग है वो निर्धनों का शोषण करे, सबल जो हैं वो दुर्बलों का परेशान करें? आज समाज में नियम कानून पुलिस है, तब तो सबल जो है निर्बलों को परेशान करते रहते हैं। तो यदि राज्य जो है सबको खुला छोड़ दे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना रखे, तो आप सोच सकते हो कि स्थिति क्या होगी। स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। निर्धन असहाय जो हैं वो कमज़ोर हैं, वो जी नहीं पाएंगे। समाज में अराजकता फैल जाएगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। जो सक्षम रहेगा वो सबको परेशान करेगा, वो सब चीज़ पर कब्जा कर लेगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस समय सुरक्षित नहीं रहेगी। यदि सभी को खुला छोड़ दिया जाएगा, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो इसका परिणाम ये होगा किसी की भी स्वतंत्रता किसी की भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। आप एक सोच के देखिए, जरा एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आप सड़क यातायात की आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। सड़क पे अभी हम चलते हैं तो एक रूल है, किधर चलना है, किधर से ओवरटेक करना है, कहाँ चलना है, लाल बत्ती आने पर क्या करना है, ये सब रूल है। मान लीजिए कि सड़क यातायात से सारे नियम हटा दिए जाएं कि ये नियम जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, तो यानी इनको प्रतिबंधों से मुक्त कर दीजिए कि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, जैसा चाहे वो सड़क पर घूम सकता है खुले सांड की तरह। तो क्या होगा? तो कोई व्यक्ति बाएं से जाएगा, कोई दाएं से जाएगा, कोई मोटरसाइकिल घुमाते हुए जाएगा, लाल बत्ती का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, यदि आप बाएं से जा रहे हैं, दाएं से जा रहे हैं, कोई इधर से आकर ठोक देगा, कोई उधर से ठोक देगा, आप चल ही नहीं पाओगे। आपका जीवन सड़क पर सुरक्षित रहेगा? कदापि नहीं रहेगा। जब ट्रैफिक का कोई नियम नहीं है तो कोई कहीं से भी आ सकता है। आप दाएं से जा रहे हो, कोई आकर उधर से ठोक देगा। आप बाएं से जा रहे हो, कोई इधर से ठोक देगा। अगर ट्रैफिक लाइट ना हो और ट्रैफिक लाइट कोई फॉलो ना करे, लाल बत्ती जले ना जले, सब चले जाएंगे, इधर से भी आ 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 जाएंगे। परिणाम ये होगा जाम लग जाएगा। तो कोई अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्या कोई सुरक्षित पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। पतंग जब आसमान में उड़ती है फ्रेंड्स, तो आप देखते हो धागे से बंधी होती है। ये धागा क्या है? ये प्रतिबंधों का धागा है, ये अनुशासन का धागा है। पतंग को लगता है कि ये धागा जो है वो हमको उड़ने नहीं दे रहा है आसमान में। अगर ये धागा ना होता तो मैं बहुत आसमान में ऊपर तक उड़ जाती। तो यदि उस धागे को तोड़ दिया जाए, यानी प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर हटा दिया जाए, तो क्या होगा? वो पतंग बहुत ऊपर तक जाएगी एक बार में, लेकिन उसके बाद गिर जाएगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो धागे से बंधी है तो वो हमेशा ऊपर उड़ती रहेगी, टंगी रहेंगी। तो इसलिए बिना प्रतिबंध के स्वतंत्रता की कल्पना करना ये निरर्थक है, ये संभव नहीं है, ना ही ये व्यवहारिक है। इसीलिए मैकेनी ने लिखा कि पूर्ण स्वतंत्रता जंगली गधे की आवारागर्दी की स्वतंत्रता ही हो सकती है। यह पूर्ण और सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता में प्रतिबंध के अभाव में अगर जिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहे हैं, उसमें किसी की भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए समाज के जो निर्बल हैं, असहाय हैं, जो निर्धन हैं, असमर्थ हैं, इन लोगों को, समाज के लोगों को, ऐसे लोगों को सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य जो है वो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करे। जो धनवान हैं, जो सबल हैं, उनके ऊपर राज्य का नियंत्रण हो, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, और यहीं से जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की मांग जो है वो शुरू होती है। इसीलिए सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि राज्य जो है वो समाज के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करे। व्यक्ति के जीवन में यदि उसको हस्तक्षेप भी करना पड़े तो राज्य हस्तक्षेप भी करे। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है? सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि प्रतिबंध सहित स्वतंत्रता है। यानी प्रतिबंध के साथ जो स्वतंत्रता मिलेगी वो वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता होगी। प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता हम नहीं कहेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि प्रतिबंधों के अभाव ही स्वतंत्रता है।
यानी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, उसी को स्वतंत्रता कहता है। लेकिन सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहता है कि समाज में मर्यादा बनी रहे, सबके हित सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध हो, समाज के ऊपर प्रतिबंध हो। राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे, इसलिए प्रतिबंध सहित स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है प्रतिबंध सहित स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता है, और वास्तव में यही सही है। बिना नियम के न तो कोई समाज चल सकता है, न तो कोई परिवार चल सकता है, न तो कोई देश से चल सकता है। मनमाना कार्य करने को स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। स्वतंत्रता क्या है उसी को बताते हुए देखिए यहाँ लिखा गया है, बारकर की ये परिभाषा देखिए। बारकर ने क्या कहा? बारकर ने लिखा है कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। बारकर कह रहे हैं कोई व्यक्ति बदसूरत नहीं है इसका मतलब वो खूबसूरत है, ये जरूरी नहीं है। अब मुझे देखिए, मैं बदसूरत तो हूँ नहीं, तो क्या मैं खूबसूरत हूँ? ये भी नहीं है। तो वही बात बारकर ने लिखा कि जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं कह सकते, कोई बदसूरत नहीं इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो, उसी प्रकार प्रतिबंधों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। मैकेंजी ने क्या लिखा? मैकेंजी ने लिखा कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यानी कि स्वतंत्रता जो है प्रतिबंधों के अभाव, यानी व्यक्ति को मनमाना कार्य करने को छोड़ दिया जाए, इसको स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, बल्कि गलत प्रतिबंधों की जगह सही प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए, जो नैतिक दृष्टि से उचित हो ऐसे प्रतिबंध उनके ऊपर लगाया जाए, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। ये मैकेंजी का स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को ऐसे रट लीजिएगा। और ग्रीन का स्टेटमेंट जो सबसे बढ़िया आपको लगता है, हमको लगता है, आपको भी समझिए। ग्रीन क्या कहता है? ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने या उपभोग करने की शक्ति है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। यानी स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने की शक्ति जो करने योग्य हो। अगर करने योग्य कार्य है, नैतिक दृष्टि से उचित है, तो उसको करने देना चाहिए व्यक्ति को, ये स्वतंत्रता है। अब आप कहें कि हमको बोलने का अधिकार है तो हम किसी को गाली दे दें, तो आप किसी को गाली देंगे तो उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये करने योग्य कार्य नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं हाँ ये नैतिक दृष्टि से उचित है, ये करने योग्य कार्य है, तो आप बोलने की आज़ादी आपको है। तो कहने का मतलब स्वतंत्रता क्या है? तो ग्रीन ने बहुत 2 लाइन में ही कह दिया कि करने योग्य कार्य को करने की आज़ादी ही स्वतंत्रता है। यानी जो काम करने योग्य है, जो सही है, उसी को आपको करने दिया जाए, वही स्वतंत्रता है। जो करने योग्य नहीं है उसको करने न दिया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगे, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। यानी स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि प्रतिबंध सही स्वतंत्रता, यही सच्ची स्वतंत्रता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आपने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को समझ लिया। वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता ही है। प्रतिबंध के साथ जो हमको स्वतंत्रता मिलती है वही अस्थायी होती है, वही समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। इसलिए प्रतिबंध के अभाव को हम स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, बल्कि प्रतिबंध सही स्वतंत्रता और करने योग्य, यानी अनुचित प्रतिबंध ना हो, जो उचित प्रतिबंध हो, जो नैतिक दृष्टि से उचित हो, ऐसे प्रतिबंध के साथ अगर स्वतंत्रता हमको मिल रही है तो वो वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं स्वतंत्रता की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को। बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को फ्रेंड्स लिख दिया गया है। कुछ परिभाषाएं पहले भी आ चुकी हैं और कुछ शेष परिभाषाओं को यहाँ लिख दिया गया है। ये वो परिभाषाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे जो कोटेशंस मैं लिखता हूँ या जिस स्टेटमेंट लिखा आता है वो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो कुछ प्रमुख जो कोटेशन छूट गए थे उसको भी लिखा गया है। देखिए, सीले का एक स्टेटमेंट परिभाषा है स्वतंत्रता के विषय में, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि स्वतंत्रता जो है वो अतिशासन का विलोम है। चाहे अतिशासन का विलोम कहे, चाहे अतिशासन का उल्टा कहे, चाहे अतिशासन का विरोधी कहे, ये बात एक ही है। ठीक है? तो कई तरीके से पूछता है इसको, कहीं कहीं लिख देता है स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, कहीं अतिशासन का प्रतिलोम है, तो बात एक ही है। ये सीले का स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। सीले का एक दूसरा स्टेटमेंट भी है जो पूछता है स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, या स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, या स्वतंत्रता प्रतिबंध कितना होने में है। तो ये सीले का स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। लास्की ने क्या कहा? स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। आपने लास्की का अधिकार वाला जो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वही अधिकार की जगह स्वतंत्रता रख देंगे तो वो स्वतंत्रता का परिभाषा हो जाएगा।
और उसी स्वतंत्रता की जगह अधिकार रख देंगे तो वो अधिकार की परिभाषा हो जाएगा। अधिकार की परिभाषा भी जब लास्की ने दिया था तो क्या दिया था? अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और स्वतंत्रता के विषय में भी वही है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। ठीक है, ये लास्की का स्टेटमेंट है। लास्की का एक स्टेटमेंट और है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। तो ये भी लास्की का स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा। जीडीएच कोल का एक है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है। तो फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता की परिभाषाएं हैं, स्टेटमेंट हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें कुछ जो है सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में कही गई हैं, कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में कही गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार को। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता के उदारवादी दृष्टिकोण से एकदम अलग है। पिछली वीडियो में भी मार्क्सवाद के विषय में आपको बताया गया था, बहुत कुछ आप जानते भी हैं। अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ा हुआ है तो स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या होता है, मार्क्सवाद के अनुसार स्वतंत्रता क्या होती है, इसको समझने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, मार्क्सवाद ये मानता है कि प्रारंभिक जो समाज था वो आदिम साम्यवादी समाज था। आप देखिए, आप यही समझते चलिएगा, आदिम साम्यवादी समाज था। आदिम साम्यवादी समाज इसको इसलिए कहा, मार्क्सवादियों के अनुसार साम्यवादी समाज उसे कहते हैं, साम्यवादी व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें राज्य ना हो, वर्ग ना हो समाज में। तो इसको आदिम साम्यवादी अवस्था इसलिए कहा कि प्रारंभ में समाज में ना तो कोई वर्ग था और ना ही राज्य था। यानी सब आदिम साम्यवादी अवस्था जो थी वो वर्ग विहीन अवस्था थी और राज्य विहीन अवस्था थी। इस समय समाज में सब बराबर थे, कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सारे समाज में कोई ऊंच नीच का वर्ग ही नहीं था, ना तो समाज में राज्य थी। तो इसीलिए इस मार्क्स ने इसे कहा कि ये आदिम साम्यवादी अवस्था है। लेकिन कहा जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, संपत्ति का जन्म हुआ, और जब संपत्ति का जन्म हुआ तो वहीं से समाज जो है वो दो वर्गों में बढ़ गया। एक वो थे जिसके पास उत्पादन के साधन थे, जिनके पास संपत्ति थी, उन्हें कहा गया संपत्तिशाली वर्ग। संपत्तिशाली वर्ग कहो, चाहे इसी को आप पूंजीपति वर्ग कहो, चाहे इसी को आप धनी वर्ग कहो, बात एक ही है। एक वर्ग वो था जिसका कि उत्पादन के समस्त साधनों पर अधिकार था, जिसके पास पैसे थे, धन संपत्ति थी। और दूसरा वो था जो कि उत्पादन के साधनों से वंचित था, उस जिसे हम कह सकते हैं निर्धन वर्ग या मजदूर वर्ग। तो मार्क्स ये कहते हैं कि समाज में जैसे जैसे विकास हुआ, आदिम साम्यवादी अवस्था में संपत्ति का आया, तो ये साम्यवादी अवस्था जो है समाप्त हो गई और समाज जो है वो वर्गों में विभाजित हो गया। एक तरफ ऐसा वर्ग था जिसके पास संपत्ति थी और दूसरी तरफ ऐसा वर्ग था जिसके पास संपत्ति नहीं थी। अब जिसके पास संपत्ति थी, मार्क्सवाद ये कहता है जिसके पास संपत्ति थी, इनकी संख्या थोड़ी थी, समाज में पूंजीपतियों की संख्या थोड़ी थी और निर्धनों की संख्या ज़्यादा थी। तो इनको ये डर लग रहा था कि कहीं जो है निर्धन वर्ग जो है वो हमारी संपत्ति को छीन न ले, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, तो ये हमारी संपत्ति को छीन न ले। इसलिए संपत्तिशाली वर्ग ने अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने हितों की सुरक्षा के लिए इसने राज्य नामक संस्था को जन्म दिया। यानी एक संस्था बना दी, राज्य, कहा कि यही सब व्यवस्था देखेगा। तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? मार्क्सवाद कहता है कि राज्य जो है एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम मतलब इसको बनाया गया है, व्यक्तियों ने बनाया है। किसने बनाया है? इसको समाज के संपत्तिशाली वर्ग ने जन्म दिया है। राज्य को समाज के संपत्तिशाली वर्ग ने बनाया है। और ये राज्य पहले नहीं था, ये आदिम साम्यवादी अवस्था में नहीं था, ये बाद में आया, जब समाज वर्गों में विभाजित हो गया तब आया। तो ये कहते हैं कि राज्य का निर्माण चूंकि समाज के संपत्तिशाली वर्ग ने किया है, इसलिए राज्य जो है हमेशा समाज के संपत्तिशाली वर्गों के हितों की ही रक्षा करता है। ये निर्बलों के, मजदूरों के, निर्धनों के हितों की रक्षा नहीं करता है। इसलिए मार्क्सवादी यह मानते हैं फ्रेंड्स कि समाज जब तक वर्गों में बटा रहेगा तब तक जो है राज्य जो है वो संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करता रहेगा। और ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। और सभी को स्वतंत्रता अगर सच्चे अर्थों में चाहिए तो वो व्यवस्था जो है राज्य विहीन और वर्ग विहीन अवस्था में ही लागू हो सकती है, जिसको उन्होंने कहा कि साम्यवादी अवस्था में। कहा कि
एक समय ऐसा आएगा कि जब समाज का मजदूर वर्ग वो इनके विरोध में खड़ा हो जाएगा, पूंजीपतियों के विरोध में खड़ा होगा और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा, पूंजीपति का अंत कर देगा, संपत्तिशाली वर्ग को अंत कर देगा, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त कर देगा। तो ऐसी अवस्था में ना तो समाज में कोई वर्ग रहेगा और ना ही समाज में कोई राज्य रहेगा। यानी वह अवस्था कौन सी होगी? वर्ग विहीन, राज्य विहीन की अवस्था होगी। और उसी अवस्था को सब मार्क्सवादी जो है कहते हैं साम्यवादी अवस्था। और कहते हैं कि जब इस तरह की व्यवस्था होगी उसी में सबको वास्तव में सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब ये कि मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? उन्होंने मानते हैं कि वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है। वर्ग विभाजित समाज में स्वतंत्रता का लाभ केवल संपत्तिशाली वर्ग उठाता है। अतः मार्क्सवाद ये मानता है फ्रेंड्स कि वर्ग विभाजित समाज में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, सभी को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। उस स्वतंत्रता का लाभ समाज के केवल संपत्तिशाली वर्ग ही उठा पाएंगे। अगर सबको सही अर्थों में स्वतंत्रता चाहिए तो समाज को वर्गों से अलग करना होगा, यानी वर्ग समाज से समाप्त करने होंगे, राज्य समाप्त करने होंगे और वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज जो होगा वो साम्यवादी समाज होगा और उसी में व्यक्ति को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता मिल सकती है। यह था स्वतंत्रता के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार को। स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं क्या होती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा को व्यक्त करती है। आपको सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा बताया गया। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा को व्यक्त करती है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा को व्यक्त करती हैं। ये सब सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। ये निगेटिव या पॉजिटिव आप कह सकते हो, यस लगा दिया हूँ, सकारात्मक अवधारणा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या कहता है? देखिए फ्रेंड, प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से होता है जो समाज और राज्य की स्थापना से पहले ही व्यक्ति को मिले होते हैं, यानी प्रकृति अवस्था से जन्मजात मिल जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था यानी समाज या राज्य की स्थापना से पूर्व, समाज या राज्य की स्थापना से पूर्व, यानी ऐसे स्वतंत्रता जो इस समाज और राज्य की स्थापना से पूर्व ही व्यक्ति को मिल जाती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। और प्राकृतिक स्वतंत्रता चूंकि व्यक्ति को जन्मजात मिली होती है तो इसके समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता पर व्यक्ति राज्य के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यानी यह स्वतंत्रता जो है वो प्रतिबंधों के अभाव की बात करती है, प्रतिबंधों के अभाव, यानी कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो जैसा चाहे, जैसा मर्जी चाहे, जिस तरह से कार्य करना चाहे उसको करने देना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता के नकारात्मक अवधारणा को व्यक्त करती है, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता यह मानती है कि व्यक्ति को अपनी मर्जी अनुसार कार्य करने देना चाहिए, यही स्वतंत्रता है। इसके समर्थकों में आप देखिए कि जितने भी समझौतावादी विचारक हैं, समझौतावादी विचारकों में किसका नाम आता है? हाब्स का नाम आएगा, लाक का नाम आएगा, रूसो का नाम आएगा। ये सब जो है प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे प्रमुख रूप से जो है नाम अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता के अवधारणा के साथ लिया जाए कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ सबसे प्रमुख रूप से किसका नाम जुड़ा हुआ है तो वो नाम आएगा रूसो का। प्राकृतिक अधिकारों के साथ लाक का नाम जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक अधिकारों के समर्थकों में हाब्स, लाक, रूसो तीनों का नाम आएंगे। प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक में भी तीनों आएंगे, लेकिन अगर इसके साथ प्रमुख रूप से कहा जाए प्राकृतिक अधिकारों के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है तो लाक का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ किसका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है तो वो रूसो का नाम जुड़ा हुआ है। रूसो का ये स्टेटमेंट ये बताता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का कितना बड़ा प्रबल समर्थक था। रूसो ने लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी कि ये मानता है कि व्यक्ति जो स्वतंत्र पैदा हुआ प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ने उसको समान रूप से स्वतंत्रता दी है, लेकिन समाज की मर्यादाएं, रीति रिवाज, परंपराएं जो है उसको कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। इसीलिए वो लास्ट में कहता है कि यदि हमें सादा, सरल और सुखी जीवन व्यतीत करना है तो हमें प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। प्रकृति की ओर लौटो जो है वो रूसो का एक फेमस नारा था। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता के साथ जो है वो रूसो का नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। किंतु फ्रेंड्स, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा
जो है वो आज मान्य नहीं है, क्योंकि अगर इसकी अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए, यानी कि सबको बिना प्रतिबंध के खुले रूप से स्वतंत्रता का प्रयोग करने की आज़ादी दे दी जाए कि व्यक्ति जो है अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य कर सके, कोई उसके ऊपर रोक टोक न लगाया जाए, तो परिणाम ये होगा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये थे फ्रेंड्स प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं नागरिक स्वतंत्रता के बारे में। समाज का एक सदस्य होने के नाते व्यक्ति जो है जिस प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग करता है उसे हम नागरिक स्वतंत्रता या सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होता है कि राज्य जो है व्यक्तियों के विकास के लिए जो है कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, कुछ सहूलतें जो है उनको कुछ रियायतें जो है देता है। नागरिक स्वतंत्रता फ्रेंड्स किसी भी देश में रहने वाले वहाँ के व्यक्तियों को यानी नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को मिले होते हैं। ये अधिकार स्वतंत्रता जो है वो नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, ठीक है, दोनों को मिले होते हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या कौन कौन स्वतंत्रताएं आती हैं, जैसे शारीरिक स्वतंत्रता यानी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे जो है वो नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है मैंने बताया कि किसी राज्य में रहने वाले चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो दोनों को प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता को। फ्रेंड्स, मनुष्य को देश की शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का जो अधिकार है उसी को हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को किसी देश में वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में उसको भाग लेने का अधिकार है तो उसे हम कहेंगे कि उसको राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो मिली हुई है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत फ्रेंड्स जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो सारे के सारे राजनीतिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। जब आपको राजनीतिक अधिकार बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये जो है राजनीतिक अधिकार होते हैं जो कि किसी देश में वहाँ के नागरिकों को ही मिले होते हैं, विदेशियों को ये अधिकार नहीं मिले होते हैं। तो वो सारे के सारे राजनीतिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा भी गया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, सरकारी पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता और सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि किस राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो केवल प्रजातंत्र में ही संभव है। सर्वाधिकारवादी राज्य हो, निरंकुश राज्य हो, राजतंत्र हो, यहाँ पर लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिली होती है। राजा का पद वंशानुगत होता है, वहाँ चुनाव लड़ने या आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। सर्वाधिकारवादी राज्य में इस तरह की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है आपको। सर्वाधिकारवादी राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिसमें सारी की सारी शक्तियाँ जो है केवल केंद्र राज्य के पास होती है, जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता है। उसका अधिकार सिर्फ ये है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन करे, राज्य के प्रति जो है भक्ति बना कर रखे, जैसा राज्य कहे आँख मूंद कर उसकी बातों को स्वीकार करे। तो जनता के पास कोई अधिकार नहीं, सारे के सारे अधिकार जो है यदि किसी राज्य के पास होते हैं तो उस राज्य को हम कहते हैं सर्वाधिकारवादी राज्य। तो ऐसे राज्यों में आप राजनीतिक स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता केवल प्रजातंत्र में ही संभव है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लैक स्टोन ने देखिए इसी बात को लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। आप लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपका तो यही है कि वोट देने का अधिकार, जिसके द्वारा आप सरकार को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। आप चुनाव लड़कर के साधारण व्यक्ति हैं, चुनाव लड़कर के आप राज्य के उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं जीत करके, तो ये केवल लोकतंत्र में संभव है। तो ब्लैक स्टोन ने इसी बात को लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। एक स्टेटमेंट देखिए बारकर का है, इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। यानी कि बारकर क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम सरकार पर केवल नियंत्रण रखें बल्कि हम सरकार बनाने की क्षमता रखें। तो उसी बात को लिखे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति ही नहीं बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। लास्की ने लिखा है देखिए कि मैं राज्य के मामले में खुलकर भाग ले सकता हूँ। एक व्यक्ति होने के नाते लास्की कह रहे हैं कि मैं राज्य के मामले में खुलकर भाग ले सकता हूँ, मेरे उच्च पद पर पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है। यानी कोई भी पद हम प्राप्त कर सकता हूँ, उसमें कोई रुकावट नहीं है जो सबके लिए ना हो। यानी यदि यह पद सबके लिए है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है, सब भाग ले सकते हैं, तो मैं भी भाग ले सकता हूँ। मैं अपने विचारों को अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्त कर सकता हूँ। यानी कि मैं अपने विचार को भी अभिव्यक्त कर सकता हूँ। तो ये लास्की का स्टेटमेंट है, आप इसको अच्छे से इन सब स्टेटमेंट को देख लीजिएगा।
लास्की ने एक स्टेटमेंट और कहा, नीचे दिया है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि लास्की कह रहे हैं कि राज्य के कार्यों में यदि सक्रिय भाग ले रहे हैं हम, ये हमको अधिकार है, तो इसी को हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की, सरकारी पद प्राप्त करने की, सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता जो है सम्मिलित है। यानी कि हम सरकारी कार्यों में, शासन व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग ले रहा है तो इसका मतलब उसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रेंड्स आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से मतलब फ्रेंड्स व्यक्ति की उस स्थिति से है जिसमें उसे कानूनी रीति से जीविकोपार्जन का अधिकार प्राप्त हो। इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जीविकोपार्जन का समान रूप से अवसर मिले। प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी लाभ कमाए अपने परिश्रम से, उस पर उसका अधिकार हो, कोई उससे छीन न ले, लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसे हम कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की जो नकारात्मक अवधारणा है वो ये कहती है कि व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। लेकिन यदि ऐसा कर दिया जाए तो समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जाएगी। जो असमर्थ हैं, विकलांग हैं, असहाय हैं, वो जो है एकदम दब जाएंगे और समाज के जो कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ लोग हैं, वो समाज की आर्थिक व्यवस्था का लाभ उठा ले जाएंगे और अमीर हो जाएंगे। यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ जाएगी यदि राज्य जो है आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो। लेकिन वही जो स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा है वो ये कहती है कि व्यक्ति के ऊपर यदि राज्य का नियंत्रण नहीं रहेगा, समाज में आर्थिक असमानता फैल जाएगी। जो निर्बल असहाय हैं वो तो दब कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि राज्य जो है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करे, लोगों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करे। असमर्थ हैं, जो असहाय हैं, जो विकलांग हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए व्यवस्था करे, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए आप देखते हैं कल्याणकारी राज्यों में वृद्धाओं को पेंशन दी जाती है, विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, जो असहाय हैं, बीमार हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है। तो ये क्या कहे, ये आर्थिक स्वतंत्रता एक तरह से दी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ हैं वो अपनी सुरक्षा वो खुद काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य जो है उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था करता है। इसमें जो है धनिकों के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया जाता है और टैक्स लगा करके निर्धनों से को जो है वो सहूलतें प्रदान की जाती हैं। यानी ऊपर वालों से टैक्स लिया जाता है और नीचे वालों को कुछ रियायतें दी जाती हैं, उनको सस्ते दर पे अनाज दिया जाता है और इस तरह से धनी और निर्धन के वर्ग के बीच की जो खाई है उसको पाटने का प्रयास किया जाता है। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा यही कहती है कि समाज में सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यानी सब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, कोई भूखा ना मरे। ये आर्थिक स्वतंत्रता होगी। सभी को काम करने की अधिकार तो है ही, सभी को व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलेगी, राज्य उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेगा। लेकिन जो धनिक हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स लेकर के नीचे वालों की सहायता की जाएगी। इस तरह से समाज में सभी व्यक्तियों के आर्थिक विकास की, उनकी आर्थिक सुरक्षा का राज्य ध्यान रखेगा। इसी को कहते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत काम करने का अधिकार, आराम व अवकाश का अधिकार, कि हफ्ते में एक दिन हमको अवकाश मिलता है, ये हमारा अधिकार है, ये हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि संडे को अवकाश रहेगा, ठीक है, इसकी व्यवस्था करता है राज्य। इसके अलावा वृद्धावस्था या असमर्थता में लोगों की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। आप देखते हैं वृद्धा पेंशन दी जाती है। कार्य का न्यायोचित घंटे का निर्धारित करना, यानी काम, कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम ले रहा है तो कितने घंटे काम लेगा, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो कितने घंटे कार्य करेगा, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को काम पे रख लिए तो 24 घंटा या 18 घंटा 20 घंटा उससे काम लेते रहेंगे। उसके लिए न्यायोचित घंटे निर्धारित हैं कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है। तो ये सब किस में आते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता, श्रम संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति जो है अपनी मांगों को मानने के लिए अगर संगठन बनाना चाहे, श्रमिक बनाना चाहें तो उसको बनाने की स्वतंत्रता। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं जो है, जो कि किसी न किसी रूप से अर्थ से जुड़ी हुई होती हैं, वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता की अवधारणा जो है फ्रेंड्स बड़ा विस्तृत है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के कमाए हुए लाभ को, उसको पाने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत समाज के निचले तबके के लोगों को आवश्यक आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत लोगों को व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसके अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा भी सम्मिलित है। यानी समाज के सभी व्यक्तियों की आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाए, वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।
इसी बात को देखो लास्की लिखे हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में हम राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देना और सार्वजनिक पद प्राप्त करना आदि की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है तो राजनीतिक स्वतंत्रता दे दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। वोट देने का अधिकार है, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जब व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता ही नहीं है, यानी उसकी न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वो अपने खाने के लिए रोटी भी जुटा नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति चुनाव कहाँ से लड़ेगा? ऐसे व्यक्ति वोट देने का कोई मतलब है? सरकार किसी की बने उसका पेट तो खाली रहेगा। तो उसी बात को लास्की ने लिखा कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। एक भूखे नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने आज स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ से सरकारी नौकरी प्राप्त करने पाएगा? पेट पूजा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं तो शिक्षा कहाँ से प्राप्त करेगा, नौकरी कहाँ से पाएगा? तो इसी बात को लिखा है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। उसी बात को नेहरू ने लिखा है कि भूखे मनुष्य के लिए मत अथवा वोट का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आर्थिक स्वतंत्रता। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नैतिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को। अगला है फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक देश को किसी भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त होने का अधिकार है। यह व्यक्तियों के लिए नहीं या किसी राष्ट्र को प्राप्त है, देश के लिए है कि हर देश को यह अधिकार है कि वह विदेशी आधिपत्य से अपने आप को मुक्त करे। ये उसका अधिकार है। अगर कोई देश किसी को गुलाम बनाया हुआ है तो गुलाम बने हुए देश का अधिकार है कि वह विदेशी आधिपत्य से स्वयं को मुक्त कराए। ये उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत ने 1947 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया। आप श्रीलंका की बात करेंगे 1948 में प्राप्त किया। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, यानी प्रत्येक देश को विदेशी आधिपत्य से मुक्त होने का अधिकार ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहलाता है। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा के अनुसार, यानी जैसी उसकी अंतरात्मा कह रही है उसके अनुसार सद आचरण करने का अधिकार ही नैतिक स्वतंत्रता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा चाहे बिना लोभ लालच के विवेकपूर्ण ढंग से अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करे, इसको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसी को कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता क्या कहता है कि विवेकपूर्ण ढंग से, यानी कि इसमें मनमाने ढंग की बात नहीं हो रही है कि मनमाने ढंग से अपना जीवन व्यतीत करे, यानी व्यक्ति जो है बिना किसी लोभ लालच के विवेकपूर्ण ढंग से, जो नैतिक है, जो सही है, जो उचित है, उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करने की उसको एक स्वतंत्रता है। तो उसी को कहते हैं हम नैतिक स्वतंत्रता। ठीक है। नैतिक स्वतंत्रता के समर्थकों में आप प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, कांट, हीगल, बोसांके, ब्रोडले जो हैं, इनके नाम को आप विशेष रूप से ले सकते हैं। ये जो है नैतिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। कांट ने लिखा है कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। यहाँ विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति वो होती है जो सही और गलत को पहचानते हुए काम करती है, जो उचित और नैतिक क्या है उसको देखते हुए कार्य करती है, तो वो विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति है। तो कांट कहते हैं कि व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। हीगल ने क्या कहा कि नैतिक स्वतंत्रता राज्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा पालन में निहित है। फ्रेंड्स देखिए, ये हीगल का स्टेटमेंट है और हीगल जो है एक आदर्शवादी विचारक हैं और आदर्शवादी विचारक जो है वो राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानते हैं। वही चीज़ जो है, क्योंकि ये आदर्शवादी विचारक है तो इनके वक्तव्य में भी वो चीज़ झलकती है। उन्होंने लिखा कि नैतिक स्वतंत्रता क्या है, तो उन्होंने कहा कि राज्य के प्रति जो है संपूर्ण निष्ठा रखिए, उसकी आज्ञाओं का पालन कीजिए आप, यही नैतिक स्वतंत्रता है। उसी चीज़ को लिखा है कि नैतिक स्वतंत्रता राज्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा पालन में निहित है। तो फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक राज्य को किसी भी विदेशी आधिपत्य से स्वतंत्र रहने का अधिकार है उसको, यही उसकी नैतिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता में आएगा। नैतिक स्वतंत्रता मतलब कि हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने की हमको जो स्वतंत्रता हो वो हमारी नैतिक स्वतंत्रता में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके समर्थकों में आप प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, कांट, हीगल, बोसांके, ब्रोडले, ये सब जो है नैतिक स्वतंत्रता के समर्थक में आते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का, इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है
कि व्यक्ति के उन कार्यों पर राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए जिसका संबंध व्यक्ति के केवल अपने अस्तित्व से है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ रहा है, केवल उसके ऊपर पड़ रहा है, तो राज्य को ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। यानी यदि व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव केवल व्यक्ति के ऊपर पड़े और किसी के ऊपर ना पड़े समाज के, यानी उसका संबंध केवल व्यक्ति से हो, तो ऐसे कार्यों को व्यक्ति को करने की पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। यही जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव यदि किसी के अन्य के ऊपर नहीं पड़ रहा है तो उसे करने की उसको पूर्ण स्वतंत्रता हो, इसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों में आपको जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम आपको विशेष रूप से आएगा। J.S. मिल। J.S. मिल की एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता की अपनी धारणा व्यक्त की है। तो उसमें उसने बताया कि उन्होंने दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसने कार्य की स्वतंत्रता। तो कहा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उसने कहा कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि सनकी व्यक्ति हैं तो उसको भी, सनकी व्यक्तियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी कोई रोक नहीं लगाना चाहिए। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 निरर्थक मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति जो है समाज के लिए उतना उपयोगी होगा जितना कि अन्य साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ये कहते हैं कि अपने ज़माने में सुकरात और ईसा मसीह जो है वो सनकी माने जाते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये कितने बड़े पूज्य हमारे लिए हैं। तो इसलिए समाज में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको निरपेक्ष रूप से मिलनी चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी बात सही हो या गलत, समाज को उसकी बात को दबाने का अधिकार नहीं है। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो ये सबको देने के पक्ष में है। अब कार्य की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने कार्य की स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है, एक स्व विषयक कार्य और दूसरा उन्होंने कहा कि पर विषयक कार्य। स्व विषयक कार्य का मतलब है कि व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव व्यक्ति के अपने ऊपर पड़े, समाज के अन्य व्यक्तियों के ऊपर न पड़े। जैसे खाना, उसको क्या खाना है, पहनना, तो ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रभाव व्यक्ति के अपने ऊपर पड़ रहा है। तो कहा कि ये कार्य जो है व्यक्ति के, ये स्व विषय कार्य में आएंगे। और पर विषय कार्य वो कार्य होते हैं जिसका प्रभाव जो है समाज के अन्य ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी पड़ता है। व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव जो है समाज के अन्य लोगों के ऊपर पड़े, उसे हम कहते हैं पर विषय कार्य। अब मिल ये कहते हैं कि स्व विषय कार्यों के विषय में व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का राज्य का जो है वो प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने घर में खाना खा रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, लेकिन उसका प्रभाव जो समाज के अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ रहा है, तो इस कार्य के ऊपर राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्व विषय कार्य जो है, यह जो है व्यक्ति को इसमें आज़ादी, पूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर विषय कार्य के ऊपर ही केवल राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। मिल का एक देखिए स्टेटमेंट यहाँ दिया है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यानी अपने ऊपर उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, उसके शरीर को किस तरह से रखना है, इसके ऊपर जो है व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्ति इसका खुद मालिक है। इसलिए राज्य को इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। स्व विषय कार्यों के परिप्रेक्ष्य में यह स्टेटमेंट जो है मिल ने लिखा है। मिल ने कहा कि केवल एक ही चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा राज्य जो है व्यक्ति के कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। वो कौन है? पर विषय कार्य। यदि व्यक्ति के कार्यों से समाज के अन्य लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, यदि व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे समाज के अन्य लोगों को तकलीफ होती है, तो उस कार्य के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। केवल यही एकमात्र चीज़ ऐसी है जिसके द्वारा राज्य जो है व्यक्ति के कार्यों को प्रतिबंध लगा सकता है। अन्यथा व्यक्ति के कार्य का प्रभाव यदि समाज के अन्य लोगों पर नहीं पड़ रहा है तो राज्य उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों के ऊपर न पड़े, जिसका संबंध स्वयं व्यक्ति से हो, उस कार्य को करने पर राज्य द्वारा कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। इसे कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके प्रबल समर्थकों में जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये समाज के सारे व्यक्तियों को देना चाहते हैं, चाहे जो व्यक्ति जिस तरह से हो, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। कार्य की स्वतंत्रता में ये 2 स्वतंत्रता बताते हैं कि 2 प्रकार के कार्य बताते हैं, स्व विषय कार्य और पर विषय कार्य। स्व विषय कार्य पर क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति से होता है, राज्य को कोई नियंत्रण नहीं रखना है, और पर विषय कार्य पर ही राज्य को नियंत्रित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यह था स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा को आपने समझ लिया, स्वतंत्रता के मार्क्सवादी उदारवादी दृष्टिकोण को आपने समझ लिया और स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार को समझ लिया। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स ये भी चाहते हैं कि इसी तरह से वीडियो निकलते रहें तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और हम इस तरह से आपके सामने नए नए वीडियो लेके आते रहें। मिलते हैं आपसे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।